अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट जीआईटी के टॉपिक्स के बारे में। एक है आपके पास डायरिया और सेकंड है कॉन्स्टिपेशन। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दो डिफरेंट टर्म्स हैं। डायरिया का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को जो है वो मोशन लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा पानी जो है वो उसकी बॉडी से खारिज हो जाता है फुजले के ज़रिए से, तो इस कंडीशन को कहा जाता है डायरिया। जबकि कॉन्स्टिपेशन को आप उर्दू में कहते हैं कब्ज़। ये वो कंडीशन होती है जिसमें फुजला या स्टूल जो है वो बॉडी से पास नहीं होता, वो हार्ड हो जाता है और उसको पास करते हुए पेशेंट को बहुत पेन का सामना करना पड़ता है और सम टाइम उस पेन की वजह से जब स्टूल को पास किया जाता है तो उससे ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डायरिया को हम कैसे ट्रीट करेंगे, यानी कि अगर किसी भी वजह से आपने कोई अनहेल्दी फूड खा लिया है या आपने कोई भी कंटेमिनेटेड फूड का इस्तेमाल किया है, गंदे पानी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आपका पेट खराब हो गया है और आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आपके फुजले के ज़रिए से या आपके स्टूल के ज़रिए से आपकी बॉडी से खारिज हो गया है और अब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। सबसे पहले ये कि डायरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ORS का इस्तेमाल करें। ORS इज कॉल्ड ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये एक ऐसा पैकेट होता है जिसके अंदर पाउडर फॉर्म में ड्रग मौजूद होती है। वो बेसिकली ड्रग तो नहीं होती, उसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ मिनरल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट्स, सिट्रेट्स, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। उन मिनरल्स को आप वाटर के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करते हैं और उसको आप डेली रूटीन में दिन में 1 से 2 बॉटल्स इस तरह से बना के पीते हैं। उससे ये होता है कि आपकी बॉडी से जो वाटर लॉस होता है और वाटर के लॉस होने के साथ साथ जो मिनरल्स या जो नमकियात आपकी बॉडी से खारिज होते हैं, ORS उन तमाम चीज़ों को वापस आपकी बॉडी में ऐड करता है और ऑटोमेटिकली आपकी कंडीशन जो है वो बहाल होना शुरू हो जाती है। क्योंकि इससे पहले जो फार्माकोलॉजी के टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसमें हमने एक बार डिस्कस की है कि जो आइंस होते हैं या जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या ये जो नमकियात होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप सोडियम की बात कर लें, कैल्शियम की बात कर लें, पोटेशियम की बात कर लें, कोई आइन जो है किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, कोई जो है किसी मसल को रिलैक्स कर रहा होता है, तो इनकी बॉडी में कमी की वजह से बॉडी जो है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार होती है। सो आज हम बात करेंगे कि डायरिया अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो ORS के अलावा आप और कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं जो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डिफाइन किया है कि डायरिया क्या होता है। डायरिया अकर्स ड्यू टू इंक्रीज GIT मोटेलिटी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो GIT है उसकी मोटेलिटी बढ़ जाती है। GIT की मोटेलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, यानी कि आपका स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टीन है, लार्ज इंटेस्टीन है, आपकी आंतें हैं, ये तेज़ी से काम करना शुरू करती हैं और आपकी फूड जो है वो जल्दी जल्दी आपकी बॉडी से खारिज होना शुरू हो जाती है और वो डाइल्यूट फॉर्म में होती है। एज अ रिजल्ट देयर इज लॉस ऑफ वाटर। जब बहुत ज़्यादा GIT की मोटेलिटी बढ़ जाती है, आपकी आंतें बहुत तेज़ी से काम करना शुरू हो जाती हैं, तो वो एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से बॉडी का बहुत सारा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको थकावट फील होती है, आप वीकनेस फील करते हैं और इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। या ये इसलिए भी हो सकता है कि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। अब हमने कौन कौन सी ड्रग ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करनी है। हम यूज़ कर सकते हैं एंटी मोटेलिटी एजेंट, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि डायरिया में हमारी बॉडी की या हमारी GIT की मोटेलिटी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। आंतें तेज़ी से काम करती हैं, जल्दी जल्दी मैदे से फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टीन में आती है और जल्दी जल्दी स्मॉल इंटेस्टीन से लार्ज इंटेस्टीन में जाती है और वो वक्त से पहले हमारी बॉडी से खारिज हो जाती है और वो अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ वो होता है, स्टूल होता है। अब हमने क्या करना है, उस मोटेलिटी को कम करना है, लिहाजा हम एंटी मोटेलिटी एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें ड्रग का नाम आता है लोपिरामाइड और इसके साथ साथ हम एक एडजॉर्बेंट ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं। एडजॉर्बेंट ड्रग में आपके पास आती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ लोपिरामाइड। आपने जब भी कोई भी ड्रग मेंशन करनी है पेपर में तो आपने सबसे पहले उसकी हेडिंग मेंशन करनी है जो आपकी क्लासिफिकेशन में लिखी होती है। लोपिरामाइड की हेडिंग में हमने पढ़ा था कि ये एंटी मोटेलिटी एजेंट है, लिहाजा हम इसको डायरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जब आप मेंशन कर देते हैं तो आप समझें आप 1 नंबर तो आसानी से यहाँ से गेन कर लेते हैं। इससे एक्सटर्नल के ऊपर ये इंप्रेशन पड़ता है कि इस बच्चे को पता है कि ये ड्रग जो है वो किस सिस्टम से बिलोंग करती है और इसका बेसिक मकसद क्या है। उसके बाद आप फार्माकोकाइनेटिक्स पे आते हैं। जिन बच्चों ने पहले लेक्चर्स मेरे अटेंड किए हैं उनको पता है कि सिंपल फार्माकोकाइनेटिक का क्या मतलब होता है। पेपर में आपने सिंपल नहीं लिखना, सिंपल से मुराद है कि यहाँ पे हम लिखेंगे दिस ड्रग इज टेकन ओरली, दिस ड्रग इज वेल एब्जॉर्ब इन द बॉडी, दिस ड्रग इज मेटाबोलाइज बाय द लीवर एंड दिस ड्रग इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। ये 4 बातें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। क्योंकि ये बार बार रिपीट्स हो रही हैं नोट्स में तो मैंने यहाँ पे सिंपल का वर्ड जो है वो यूज किया है।
देन आ जाते हैं उसकी फार्माकोडायनामिक्स के ऊपर कि व्हाट ड्रग डू विद द बॉडी। जब आप ड्रग को खाएंगे तो ये आपकी बॉडी के साथ क्या करेगी, वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाएगी। आपने पूरा लिखना है, आपने यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। अब आपको पता है कि इससे पहले हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़कर आए हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वो सिस्टम था जो उस वक्त एक्टिवेट होता है जब हम रेस्टिंग हालत में होते हैं, हम आराम की हालत में होते हैं। जैसे आप रात को रेस्ट कर रहे हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी जीआईटी की मोटेलिटी बढ़ जाती है। जो भी खाना हम शाम में खाते हैं रात में सारी हमारी बॉडी जो है वो उसके ऊपर वर्क करती है, उसको मेटाबोलाइज करती है और उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करने में मदद देती है। यही वजह है कि बॉडी की जितनी भी एक्सक्रीशंस हैं, सिक्रीशंस हैं, वो रात के टाइम बढ़ जाती हैं। चाहे वो आपके यूरिन की एक्सक्रीशन है, चाहे आपके फुजले की एक्सक्रीशन है, चाहे आपकी नेजल सिक्रीशंस हैं, आपकी आंखों से आंसू हैं, ये तमाम चीजें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की वजह एक्टिवेट होने की वजह से रात के टाइम इंक्रीज हो जाती हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जो कि इस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे। सो हम यूज करते हैं लोपिरामाइड। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने यही बताया है कि हमारे पास जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा था, एसिटाइलकोलिन था। एसिटाइलकोलिन जब बॉडी रिलीज करती है तो उसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो जीआईटी की मोटेलिटी बढ़ जाती है। फूड जल्दी जल्दी बॉडी के निचले पार्ट्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। अब क्योंकि पेशेंट में ऑलरेडी मोटेलिटी बढ़ी हुई है तो हमने क्या करना है, इस मोटेलिटी को कम करना है। सो हम जो है वो ड्रग देंगे लोपिरामाइड। लोपिरामाइड जाके क्या करेगी, वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज होने से रोक देगी। जब एसिटाइलकोलिन बॉडी में कम रिलीज होगा तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो जीआईटी की मोटेलिटी कम हो जाएगी और आपकी फूड मैदे से देर से स्मॉल इंटेस्टीन में जाएगी और स्मॉल इंटेस्टीन से लेट वो फिर लार्ज इंटेस्टीन में जाएगी और फिर लेट ही आपकी बॉडी से बाहर खारिज होगी। तो वो जो डायरिया की वजह से आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ा था वो कंडीशन आपकी किसी हद तक स्टेबल हो जाएगी। सो यूज क्या है, इस ड्रग को हम इस्तेमाल करते हैं डायरिया की ट्रीटमेंट में और कोई खास इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है, सिंपल सा है। थोड़ा बहुत आपको मसल में वीकनेस हो सकती है, आपको थोड़ी सी गनूदगी हो सकती है, थोड़ा सा आपके सर में दर्द हो सकता है और किसी हद तक वोमिटिंग आ सकती है। तो दीज आर वेरी कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स। देन हम बात करते हैं सेकंड ड्रग की जो कि है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक एड्जॉर्बेंट ड्रग है। एड्जॉर्बेंट वो चीज़ होती है जो कि पानी को अपने ऊपर जज्ब कर लेती है, अपनी सरफेस के ऊपर जज्ब करती है। तो इसकी भी काइनेटिक्स आप सिंपल लिख सकते हैं। बुक के अंदर ये बहुत डिटेल में मेंशन नहीं है, लिहाजा मैंने भी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगर आप काइनेटिक्स लिखना ऐड करना चाहते हैं तो आप काइनेटिक्स सिंपल ऐड करेंगे कि इट इज टेकन ओरली, वेल एब्जॉर्ब इन द बॉडी, मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। और उसके बाद आप फार्माकोडायनामिक्स की हेडिंग देंगे और उसमें आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये ड्रग क्या करती है कि जब आप इस ड्रग को खाते हैं तो ये हमारी आंतों के अंदर जाती है और आंतों के अंदर से, जिनको हम बाउल भी कहते हैं, उनके अंदर से जो वाटर होता है उस वाटर को वापस खींच के हमारी बॉडी के अंदर डाल देती है ताकि ये जो पानी है वो हमारी बॉडी से खारिज ना हो सके। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन होता है। ये ड्रग जो है वो एज एड्जॉर्बेंट एक्ट करती है, लिहाजा एब्जॉर्ब करती है वाटर को फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टीन एंड लार्ज इंटेस्टीन। इनको आप बाउल भी लिख सकते हैं। और इस पानी को वापस कहाँ डाल देती है, बॉडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर पानी स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन में होगा तो वो आपके फुजले के जरिए से बाहर खारिज हो जाएगा। ये दवाई उस पानी को उठा के वापस आपकी बॉडी के सेल्स या टिश्यूज के अंदर जो है वो डालती है, लिहाजा ये पानी जो है वो बॉडी से खारिज नहीं होता। फिर आप यूज की हेडिंग देंगे कि इसको आप यूज करते हैं डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए और ये बहुत कम इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इसकी सेफ्टी प्रोफाइल को ज्यादा अच्छी नहीं है और इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च जो है वो नहीं हुई। उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन वो बीमारी है जिसमें आपका फुजला जो है या जो आपका स्टूल है वो मुश्किल से पास होता है, वो हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से पास करते हुए आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अब क्या करना है, हमने कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को वो दवाइयाँ देनी है जो कि इस स्टूल को सॉफ्ट कर दें, इस स्टूल को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करें। लुब्रिकेशन होता है उसको सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करें, उसको थोड़ा सा ऑयली नेचर प्रोवाइड करें ताकि उसको पास करना पेशेंट के लिए आसान हो सके। सो इसके कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं लेग्जेटिव्स या परगेटिव्स। लेग्जेटिव्स हो या परगेटिव हो एक ही बात है। ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि जीआईटी की मोटेलिटी को बढ़ाती हैं। जीआईटी की मोटेलिटी को क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास डायरिया था उसमें ऑलरेडी पेशेंट की जीआईटी मोटेलिटी बढ़ी हुई थी, तो हमने जीआईटी की मोटेलिटी को कम किया था। इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी की या पेशेंट की जीआईटी मोटेलिटी कम है। अब उसकी जीआईटी मोटेलिटी क्योंकि कम है जिसकी वजह से उसका स्टूल पास नहीं हो रहा, फूड नीचे की तरफ मूव नहीं कर पा रही, लिहाजा हमने उसकी जीआईटी की मोटेलिटी को बढ़ाना है। इस तरह से हम उसकी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इसमें कुछ क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। यहाँ पे लेग्जेटिव्स भी लिख सकते हैं, परगेटिव्स भी लिख सकते हैं। स्टिमुलेंट्स एंड इरिटेंट्स।
स्टिमुलेंट वो होते हैं जो कि आपकी जीआईटी की मोटेलिटी को स्टिमुलेट कर देंगे और थोड़ा बहुत आपकी जो आंतें हैं या छोटी आंत और बड़ी आंत है उसके अंदर किसी हद तक थोड़ा सा इरिटेशन काज करेंगे। जाहिर सी बात है, जो चीज़ इरिटेशन काज करेगी बॉडी उसको अपने अंदर नहीं रखेगी और फौरी तौर पर उसको एक्सक्रीट करने की कोशिश करेगी। देन आता है आपके पास, इसमें ड्रग आती है कैस्टर ऑयल। आप सबने देखा होगा, इसको आप अरंड का तेल भी कहते हैं। ये बहुत हैवी तेल होता है। अगर आप इसको कभी यूज़ करें, पी के देखें तो ये बहुत भारी तेल होता है और इसको मुंह में रखते ही आपको बहुत ज़्यादा उकताहट का एहसास होता है। तो क्योंकि बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, लिहाजा फौरी तौर पर इसको बॉडी से खारिज किया जाता है और ये आपकी स्टूल के साथ मिलकर उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और आसानी से उसको पास आउट करता है। सेकंड आपके पास आता है ऑस्मोटिक लेग्जेटिव। ऑस्मोटिक का मतलब होता है वाटर। ऐसी दवाई जो कि आपकी स्टूल के अंदर पानी को ऐड करती है और उसको सॉफ्ट करती है। तीसरे आपके पास आते हैं स्टूल सॉफ्टनर, जिसमें आपके पास स्टूल का मतलब होता है फुजला, सॉफ्टनर का मतलब है उसको सॉफ्ट करने वाले। इसमें आपके पास डोकोसेट सोडियम्स आते हैं, डोकोसेट पोटेशियम्स आते हैं। इनको हम क्या करते हैं, इनको हम ओरली भी यूज़ करते हैं या इनको डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर या वजाइना के अंदर रखा जाता है। ये वहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं और आपकी जो स्टूल है उसको ईजिली पास करने में मदद देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैस्टर ऑयल क्या होता है। ये एज अ लेग्जेटिव या परगेटिव एजेंट यूज किया जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स अगेन सिंपल है, ओरली लेते हैं, अच्छी एब्जॉर्ब होती है, मेटाबोलाइज होती है और यूरिन से ये एक्सक्रीट हो जाती है। देन जो मेन चीज़ आती है वो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसको आप फार्माकोडायनामिक्स भी कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपने याद रखना है कि ये एक ऐसा ऑयल है जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। एब्जॉर्ब से मुराद है अच्छे से उसको फील नहीं करती बॉडी, उसको अपने अंदर नहीं रखती और कोशिश करती है कि इसको बॉडी फौरी तौर पर जैसे ही आप खाएं बॉडी से खारिज हो जाए। क्यों? क्योंकि ये भारी तेल होता है, इरिटेशन काज करता है हमारी आंतों के अंदर। लिहाजा क्या होता है कि जब हम इसको खाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर ये तेल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है रेसिनोलिक एसिड के अंदर। ठीक है जी। ये जो रेसिनोलिक एसिड होता है, क्योंकि ये एसिड है और ये बहुत इरिटेशन काज करता है हमारे स्टमक में और साथ साथ हमारी स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर। स्टमक के साथ साथ आप स्मॉल इंटेस्टीन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो जीआईटी है इसको अपने अंदर नहीं रखती और इसको बॉडी से खारिज करती है। जब बॉडी से खारिज करती है तो जो स्टूल पड़ा हुआ होता है रास्ते में, स्टूल भी इसके साथ जो है वो पास आउट हो जाता है। लिहाजा हम इसको कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडवर्स इफेक्ट कोई खास नहीं, आप सिंपल लिख सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है किसी हद तक, या आपको किसी हद तक थोड़ी सी गनूदगी हो सकती है, थोड़ा सा मसल में पेन हो सकता है। सिंपल से एडवर्स इफेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। सेकंड ड्रग जो आपके पास आती है वो है लैक्टुलोज। लैक्टुलोज के बारे में आपने लिखना है कि ये एक ऑस्मोटिक लेग्जेटिव है। जब आप ये वर्ड लिख देंगे तो इसका मतलब पता है कि जी ये दवाई किस लिए इस्तेमाल हो रही है। ये जो है वो कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है। अगेन फार्माकोकाइनेटिक्स सिंपल है, ओरली लेंगे, वेल एब्जॉर्ब बॉडी में होगी, मेटाबोलाइज लिवर में होगी और यूरिन से एक्सक्रीट होगी। इसका अब आ जाते हैं कि ये करता क्या है। जो लैक्टुलोज है ये नेचुरली नहीं होती, ये सेमी सिंथेटिक होती है। सेमी सिंथेटिक से मुराद है कि ये एक कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये शुगर है जो कि दो मुख्तलिफ तरह की शुगर्स को कंबाइन करके लैब्स के अंदर बनाई जाती है। इसमें से जो एक शुगर होती है आई थिंक वो फ्रुक्टोज होती है जो कि नेचुरल होती है, और दूसरी जो है वो हम लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते हैं और इन दोनों को मिक्स करके हम एक डाइसेक्राइड बनाते हैं। कौन सा डाइसेक्राइड होता है? जो कि सेमी सिंथेटिक होता है। सेमी का मतलब, सिंथेटिक का मतलब ये है कि एक जो इसमें शुगर होती है वो नेचुरल होती है और एक शुगर ऐसी होती है जो कि हमने लेबोरेटरी के अंदर खुद तैयार की होती है, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं सेमी सिंथेटिक। जब हम इसको खाते हैं कि ये ब्रेक डाउन इसकी होती है बाउल के अंदर। बाउल क्या होता है जी? हमारी आंतें, छोटी आंत और बड़ी आंत, वहां पे जाके ये टूटती है और ये क्या करती है, उस आंत के अंदर से ये क्या करती है जनाब, आपकी बॉडी के अंदर से पानी को खींचती है और आपके स्टूल के अंदर पानी को ऐड करती है। ठीक है। जब ये पानी को ऐड करती है तो उससे क्या हो जाता है, जब भी किसी चीज़ के अंदर आप पानी ऐड करते हैं तो वो चीज़ सॉफ्ट हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, पतली हो जाती है, लिहाजा उसको पास आउट करना आसान हो जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिफरेंस आपने याद रखना है कि ये ऑयली नेचर का होता है, ये बॉडी में जाते ही रेसिनोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है जो कि इरिटेशन काज करता है, लिहाजा स्टूल के जरिए से इसको पास कर दिया जाता है। क्योंकि ये ऑयल होता है तो जब स्टूल के साथ ये मिक्स होता है तो उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और वो आसानी से पास आउट हो जाती है। इस केस में क्या है कि ये कोई ऑयली नेचर का नहीं होता, ये वाटर, आपकी बॉडी का जो वाटर होता है उसको सक करता है और आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर उस वाटर को एब्जॉर्ब करवाता है, ताकि जो स्टूल आपका सॉफ्ट हार्ड हुआ हुआ है उसको सॉफ्ट होने में मदद मिले और वो डाइल्यूट हालत में आपकी बॉडी से पास हो सके। लिहाजा इसको भी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए। आखिरी ड्रग जो आपके पास आती है वो है डोकोसेट। डोकोसेट सोडियम्स भी होते हैं, डोकोसेट पोटेशियम्स भी होते हैं। ये क्या होते हैं? ये स्टूल सॉफ्टनर होते हैं। ये जो पहली लाइन है हर ड्रग की, ये आपने जरूर मेंशन करनी है, ये आपका पेट पॉइंट है जिसपे आपको
मैक्सिमम मार्क्स जो है वो एक्सटर्नल दे सकता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी चैप्टर में है वो आपकी क्लासिफिकेशन है। जब तक आपको क्लासिफिकेशन नहीं आएगी आप कोई भी चैप्टर या कोई भी ड्रग जो है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। सो इट इज़ अ स्टूल सॉफ्टनर एजेंट जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए। अगेन काइनेटिक्स इसकी जो है वो सिंपल है, ओरली लेंगे, वेल एब्जॉर्ब इन द बॉडी, मेटाबोलाइज बाय द लीवर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। अब आ जाते हैं कि डोकोसेट सोडियम जो है वो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होता है। ये इनको हम कहते हैं स्टूल सॉफ्टनर। ये इमोलियंट्स होते हैं। इमोलियंट वो चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को सॉफ्ट करती है। जैसे कि आप मुख्तलिफ किस्म के लोशंस यूज़ करते हैं, क्रीम्स यूज़ करते हैं, तो वो इमोलियंट्स होते हैं ये। और या इनको आप सरफेक्टेंट भी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सरफेक्टेंट लैक्सेटिव्स क्या होते हैं? सरफेस टेंशन का आपको इससे पहले आइडिया होना चाहिए। आपने फार्मास्यूटिक्स में फर्स्ट ईयर में सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी। सरफेस टेंशन का मतलब होता है वो कुव्वत जो कि किसी भी चीज़ में तब्दीली को रोकती है, उस कुव्वत को आप कहते हैं सरफेस टेंशन। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर वाटर मौजूद है तो पानी की जो सरफेस है उसके ऊपर मौजूद जो मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, वो कोशिश करते हैं कि वाटर की शेप के अंदर कोई तब्दीली ना आए। जब आप बाहर से कोई चीज़ पानी के अंदर ऐड करें तो उन मॉलिक्यूल्स की जो ताकत होती है उस ताकत को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। आसान अल्फाज में बात की जाए तो ये वो कुव्वत होती है जो कि किसी भी लिक्विड की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको उसमें तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत करती है और उसकी शक्ल को मेंटेन रखने में मदद करती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने वर्ड यूज़ करना है कि सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं। सरफेक्टेंट वो केमिकल्स होते हैं जो हम किसी भी चीज़ के अंदर जब ऐड करते हैं तो ये सरफेस टेंशन को या उस कुव्वत को जो कि किसी भी सिस्टम की या किसी भी लिक्विड की शेप को तब्दील नहीं होने दे रही थी, ये सरफेक्टेंट्स उस शेप को तब्दील करते हैं, उनके अंदर एंटर होते हैं और उनके अंदर तब्दीली पैदा करते हैं। सो आपने इसको थोड़ा सा आसान वर्ड्स में आई थिंक मैं इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पा रही क्योंकि फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है, तो आप थोड़ा सा बैक से जाके इसको रिवाइज कर लेंगे कि सरफेस टेंशन वो कुव्वत है जो कि चीज़ों को कनेक्ट रखती है और किसी भी चीज़ की शेप में तब्दीली नहीं आने देती। जबकि सरफेक्टेंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आप किसी भी चीज़ के अंदर अगर ऐड करें तो वो उसकी शेप को तब्दील करने में मदद करते हैं। अब जो स्टूल है वो सॉफ्ट नहीं है, वो हार्ड हुआ है। हम चाहते हैं कि स्टूल सॉफ्ट हो, तो स्टूल के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सब के सब एज अ सरफेस टेंशन काम करते हैं। वो उसकी शक्ल को मेंटेन रखते हैं और उसको सॉफ्ट नहीं होने देते। हम क्या करते हैं, जब डोकोसेट सोडियम डालते हैं तो ये एज अ सरफेक्टेंट एक्ट करती है। सरफेक्टेंट का मतलब है कि ये स्टूल जो है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी शक्ल के अंदर तब्दीली पैदा करती है, उनकी नेचर के अंदर तब्दीली पैदा करती है और उनको सूथिंग इफेक्ट या उनको इमोलियंट इफेक्ट या उनको लुब्रिकेंट इफेक्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो सॉफ्ट हो, उनकी शेप में तब्दीली आए और वो आसानी से बॉडी से खारिज हो सके। तो दीज आर द स्टूल सॉफ्टनर जो कि इमोलियंट्स होते हैं या आप इनको सरफेक्टेंट लैक्सेटिव भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट या इसका आप कह दीजिए मेन वर्ड है जो आपने याद रखना है, की वर्ड है। इट इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ वाटर। जब आप सरफेक्टेंट ऐड करते हैं तो सरफेक्टेंट क्या करते हैं, उस टूल के अंदर जो कि हार्ड हुआ था उस टूल के अंदर मजीद पानी को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से पानी और फैट जो है वो स्टूल के अंदर फर्दर ऐड होते जाते हैं और स्टूल पतला भी हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है और फिर इसको पास करना आसान हो जाता है। लिहाजा इस ड्रग को भी हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के अंदर। सो डायरिया की बात करें या कॉन्स्टिपेशन की बात करें, जितनी भी ड्रग्स आपकी बुक के अंदर मेंशन है उनका कोई खास एडवर्स इफेक्ट नहीं है, तो एडवर्स इफेक्ट आप सिंपल सा लिख सकते हैं। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।